निर्णय जनता करेगी। हम उसके साथ हैं, हम शांति के दूत हैं, शालीनता के दूत हैं, सौम्यता के साथ परिणाम को स्वीकारेंगे। जीत हो हम नहीं है और हार में भी हम निराश हैं। तभी आपके सहयोगी कहते हैं। यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स अजीत हम अहंकारी नहीं है, हमने 3-5 राज्यों में जीता है। सर अभी तो दिन की शुरुआत हुई है, दिल पर मत लीजिए। एक क्विक कमेंट हमारे आपने दोनों बीजेपी और एकदम चिंता नहीं है, देश की जनता जो देगी आशीर्वाद बता दीजिए कितने बजे तक आपको लगता है कि लड्डू फड्डू ऑर्डर हो जाएंगे दोनों पार्टियों की तरफ से, किसी की भी तरफ से? देखिए अंचल, मुझे ऐसा लगता है लड्डू पेड़े तो ऑर्डर किए जा चुके हैं। टाइम मनीष भाई, मुझे ऐसा लगता है कि 12:30 से 1 के 12:30 से 1 12:30 मैडम 12:30 मंडोला साहब 12:30 बीजेपी कर रही है मैडम। विपक्ष आरोप लगाएगा मीडिया ईवीएम पे सवाल उठा रहा है। 250 से ज्यादा सीटें हैं जहां गैर बीजेपी सरकार है, वहां पर अगर वहां पे कैसे गड़बड़ी होगी ईवीएम की? अनिमेश 2:30 और 3 बजे का समय, लड्डू तो ऑर्डर हो चुके हैं, रखे जाने, लेकिन बिहार वाली घटना न हो जाए इसलिए 2:30 तक वेट करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता ने कल अजय उपाध्याय वैसे कहा था कि हमने लड्डू ऑर्डर नहीं किया, हम बीजेपी मुख्यालय से मंगाएंगे, सेकंड हैंड लड्डू मंगाएंगे। आप बिल्कुल ऑर्डर हो चुके हैं और मुझे लगता है 12:30 बजे सारे लोग बीजेपी को बोल रहे हैं कि ऑर्डर हो चुके हैं। मे बी दी एग्जिट पोल्स ऑल्सो। देखिए ऐसा है, अचल की जनतंत्र का सम्मान करना चाहिए, थोड़ी देर इंतजार करिए, मतलब ज्यादा आप एक्साइटेड है। और आंचल एक मिनट, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। जो रुझान आ रहे हैं उसमें एनडीए बहुमत से सिर्फ 21 कदम दूर है। जो रुझान आ रहे हैं उसमें 21 कदम दूर है, 21 सीट दूर है इस वक्त एनडीए 241 पर पहुंच गई है और सिर्फ 21 सीट। आपको बता दें जो मैजिकल फिगर है देश में सरकार बनाने के लिए वो 272 है और रुझानों में इस वक्त एनडीए सिर्फ 21 सीट दूर है बहुमत से। आंचल मतलब समझो हो ही गया टाइप मामला लग रहा है जी। कितने बजे तक, सबसे पहले कितने बजे टाइम कट ऑफ दीजिए? सबसे पहले अगर आप टाइम की बात करें तो मिनिमम कम से कम 1:30 तो बजेगा ही बजेगा। 1:30 बजेगा जी। मेरा मानना है कि लड्डू ऑर्डर क्या होना, तो लड्डू फूट रहे हैं। लड्डू फूट रहे किसके मन में? बीजेपी के मन में जी। 12:30 बजे तक बीजेपी लड्डू बांटना शुरू सीन क्लियर हो जाएगा। देखिए बीजेपी अति उत्साहित है, 2 बजे तक आप देखिए, 2 बजे तक सारा कुछ बदल जाएगा। अच्छा, आप तो फार्म किसान नेता हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठता है कि ये बहुत बड़े रोहित लगातार जो नैरेटिव रहा जॉब्स किसान, क्या ये मुद्दे ही नहीं रहे या बालाकोट? आप सवालों पे आइएगा, पहले टाइम बताइए, हम कॉफी अकॉर्डिंगली ऑर्डर करेंगे आपके लिए। 12:30 बजे तक काफी स्थिति चलिए 1 बजे तक मुझे लगता है क्लियर स्थिति हो जाएगी। आपकी बात देखिए, जैसा कि यूपी का बता दें, यूपी में कुछ भी नतीजा आपकी बार के जो नेक फाइट यूपी और वेस्ट बंगाल में धीरे से नतीजे आएंगे और वो गेम चेंजर हो सकता है। गेम चेंजर होंगे जी। देखिए मैं टाइम के हिसाब की जगह टाइमिंग पर थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि आज टाइमिंग देखें, ये जो नतीजे आ रहे हैं ये ऐसा लग रहा है कि ये स्क्रिप्ट तैयार की जा चुकी थी, 3 दिन पहले ही स्क्रिप्ट तैयार की जा चुकी थी। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने चैनल भी चलिए शुरू हो गया, मुबारक हो, ये स्क्रिप्टेड है, जनता पे विश्वास उठा रही है, शुरू हो गया, जनता से शुरू हो गया। आप कह रहे हो जनता बेवकूफ है, जनता चैनल बेवकूफ है, सब मिले हुए दूर के सारा मिले हुए, आप किस तरह के सारे मिले हुए, सारे मिले हुए, भाई साहब सारे मिले हुए, राहुल गांधी चैनल सब मिले हुए। अनुज अत्री, एक मिनट शांति। अनुज अत्री, स्क्रिप्ट तैयार है का क्या मतलब है? मीडिया ने स्क्रिप्ट तैयार की, एग्जिट पोल से तैयार की, चुनाव आयोग ने तैयार की, आपका देश के लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। पर हम प्रश्न इसलिए नहीं उठाते क्योंकि हमें मालूम है इन 5 सालों में मीडिया के ऊपर कितना दबाव रहा है सरकार का। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव आयोग के सामने जो गणेश परिक्रमा करी है और वहां बैठकर जो स्क्रिप्ट तैयार हुई है, जैसे जैसे चुनाव आयोग बॉलीवुड बना देंगे तो ईवीएम तो चुनाव आयोग के इशारे चल रही है। नई शोले का स्क्रिप्ट राहुल गांधी देखिए, दिक्कत ये आप सब इकट्ठे बोलेंगे, कुछ नहीं सुना जाएगा, कुछ नहीं समझ में आता है। मुझे पता है सब उत्सुक हो रहे हैं बोलने के लिए। एक मिनट अनुज अत्री, आपने स्क्रिप्ट तैयार की थी, 23 मई बीजेपी गई, अब स्क्रिप्ट उल्टी चल रही है तो आप ईवीएम को कोसना या चुनाव आयोग को कोसना शुरू हो गए हैं। राहुल गांधी भी नहीं बोलेंगे कि लोग कल शाम कल 1:30 बजे का राहुल गांधी का ट्वीट है, 1:30 बजे का राहुल गांधी का ट्वीट है कल का कि आप 24 घंटे इंतजार कीजिए, बहुमत हमारे पक्ष में होगा।
अब आप कह रहे हैं 3 दिन से स्क्रिप्ट चल रही थी, तो फिर किस चीज का विश्वास दिला रहे थे राहुल गांधी? राहुल गांधी का ट्वीट पढ़िए। नहीं मालूम था ये स्क्रिप्ट इतनी जल्दी इसका पटाक्षेप कर देगी। अरे सर, डेट तो आज ही की थी, इतनी जल्दी डेट तो आज ही की थी। अच्छा, हो गया, हो गया। अभी भी उम्मीद है Don't get emotional. ये जो एग्जैक्ट नतीजे नहीं। एक मिनट, नहीं, आपको क्लियर होना पड़ेगा। डोंट गेट इमोशनल। इमोशंस पर चुनाव आप भले ही लड़ना ना जानते हो, यहाँ पर इमोशन दिखाने से कुछ नहीं होगा। नीतीश कुमार सिंह, बदल जाएगा। आंचल जी, इनका कहने का अर्थ है कि जो आप लोग स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं वो भी बीजेपी ऑफिस से आया है। हमारे पास में पर्चा है, आप सबके नाम लिखे सबके हुए नामों का हैं। पर्चा। घंटे जो गैस बदलते हैं उनके, हमारे पास 12 साढ़े 12 2 बजे का समय 2 बजे का समय। 2 बजे से तो नतीजे आने लगेंगे, अब तो रुझान आ रहे हैं। 1 बजे तक सब साफ हो जाएगा। जो लड्डू है ना बने हुए हैं वो किस पार्टी के ऑफिस में भेजने हैं, बस ये तय करना है। सब साफ हो जाएगा और कौन साफ हो जाएगा ये भी पता चल जाएगा रोहित। बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी। और मुझे लगता है कि तस्वीरों में लड्डू देखिए बिल्कुल तैयार हैं, और मुझे लगता है ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इंतजार करेंगे तो बासी हो जाएंगे जो लड्डू तस्वीरों में दिख रहे हैं। आज आप देखिए तो फिगर्स है वो लगातार बढ़ रही है इस वक्त। जो रुझानों में एनडीए 252 इस वक्त दिखा रहा है जो शुरुआती, और 256 पहुंच गया एनडीए, और अदर्स बाकी 113। और अमेठी में स्मृति ईरानी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। अच्छा, ये नीचे बहुत स्क्रॉल बड़ा चल रहा है रोहित, नीचे स्क्रॉल चल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में 11,000 वोटों से आगे हैं, तो मेरा उसके बाद एक क्रॉस क्वेश्चन होगा, बस 11,000 वोट। नहीं, अभी बढ़ेगा। कई बार वो कहेंगे बीजेपी वाले, देखो देखो क्या है, बराबर वहाँ पर ये नहीं कह सकते 2-4 ही मशीनें खुली हैं अभी। लेकिन जो रिपोर्ट कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये मैं कह सकती हूँ, आप नहीं कह सकते। नहीं, मैं भी इसलिए नहीं कह रहा हूँ, जल्दबाजी हो जाएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि राहुल गांधी अगर हारेगा तो फिर कांग्रेस के लिए क्या बचेगा मैं नहीं जानता। ये एक अनुजत्री राहुल गांधी अगर हारेंगे तो कांग्रेस के लिए क्या बचेगा बताइए। अमेठी में किरकिरी हो जाएगी। अगर मगर किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं है। ये अभी आपके सामने जो है सब नतीजे आने दीजिए। अभी रुझान और नतीजे में बहुत अंतर होता है। इसी प्रकार का हमने 2014 में अभी के हिसाब से तो बात कर रहे हैं। ये लड्डू अभी लड्डू फूटेगा नहीं। अभी आप नहीं आपको लगता है राहुल गांधी हारेंगे? परिवारवाद आघात होगा और फिर सर की बाइट चलाएंगे बाद में। कुमार सिंह कह रहे हैं राहुल गांधी अमेठी से हार रहे हैं। भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा परिवर्तन। अच्छा, सबसे बड़ा परिवर्तन है, और आप सबको जाके कोल्ड कॉफी पिलाएंगे, ऑर्डर करेंगे। प्रज्ञा ठाकुर जी इतना समय अलग था यार, अब समय अलग। अगर हारेगा तो कांग्रेस का क्या होगा, बड़ा सवाल। रुझानों में एनडीए बहुमत से 1 मिनट सब इकट्ठे, ऐसा धारा प्रवाह में नहीं ना। देखिए नतीजे आ रहे हैं, नतीजे आ रहे हैं। 6 सीटें दूर है हमारे साथ क्या अजय उपाध्याय अभी भी जुड़े हुए हैं? दूर। ये स्लो चल रहा है। अजय उपाध्याय जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्या? आंचल जी, आजमगढ़ से अखिलेश यादव पीछे हो गए। जी आंचल जी, पहले तो आपके एक पैनलिस्ट हैं, जो पैनलिस्ट आप बुलाती हैं जरा उनका भी बैकग्राउंड चेक कर लिया कीजिए। राहुल गांधी हारेगा, मैं कहूँ मोदी हारेगा, अरे कुछ शालीनता तो बरतिए, क्या दिक्कत है? शब्दों की शालीनता तो होनी चाहिए। राष्ट्रीय जी को आपने इतनी गालियां कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पाठ पढ़ा रहे हैं हम लोगों को। तो सम्मान रखा कीजिए शब्दों में। मोदी जी कैसे बोला जाते हैं पैनल पर आपके यहाँ पाठ पढ़ा रहे हैं। सर, क्या यही संस्कार उनका है? अजय उपाध्याय जी, मोदी हारेगा मैं नहीं कहता, मोदी जी अजय कहता उपाध्याय हूँ, जी एक मोदी मिनट जी सुनिए, कहता हूँ, एक अमित मिनट, शाह एक जी मिनट, कहता हूँ, जरा अजय सम्मान उपाध्याय रखा जी, कीजिए। आप बोलते ये चले जा बोलने रहे हैं, की सुन ये नहीं रहे तमीज हैं। होती है। राष्ट्रीय चैनल अजय पर बैठे उपाध्याय तमीज जी, सिखा कीजिए, और ऐसे लोग अजय को चैनल पर उपाध्याय मत जी, बुलाया कीजिए। भाई आप क्या कर रहे अजय उपाध्याय जी इतना लंबा बोल रहे हैं, सवाल सुन के लिया कीजिए। एक मिनट साइलेंस, साइलेंस। ये चौकीदार चोर क्या शालीन का भी आपत्ति है मेरी? अजय हारेगा, उपाध्याय कोई जी, गाली देने लगे, कोई शब्द बोलने लगे। अजय जी आप अजय जी अजय उपाध्याय जी, आप बोलते चले अजय जा रहे हैं, उपाध्याय आप सुनिए ना, सुन नहीं है, और ये बड़ी समस्या हो आप गई है। लगातार आप कह रहे हैं कि हम मोदी जी बाकी कहते हैं, लोगों को आप कह रहे हैं कि हम मोदी जी कहते हैं, उसके बाद वो लगातार चौकीदार चोर है कहते रहे प्रधानमंत्री के लिए पूरे कैंपेन में। राहुल तब गांधी आपको जी जागा की कि भाषा सुनिए। बदतमीजी क्या होती है। राजनीतिक लड़ाई है, वो राजनीतिक शब्द है, राजनीतिक शब्द है, राजनीतिक लड़ाई है, उसमें मोदी राजनीतिक नारे हैं वो, आज भी है नारे और कल भी नारे रहेंगे। लेकिन मोदी जी के प्रति शब्दों का हम ध्यान रखते हैं। आप लोग यदि राष्ट्रीय शब्दों का चैनल ध्यान पर रखते हैं, बैठते लेकिन तो चौकीदार शब्दों चोर है। का- बस इतना रिक्वेस्ट है, नहीं रखते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये आपका चेहरा चार और चरित्र ठीक है, दिखाएगा, आपके साथ बने रहिए अजय जी, इस पर वापस लौटेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, रुझानों में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल गया है। इनिशियल जो रुझान आ रहे हैं उसमें एनडीए को क्लियर मेजॉरिटी इस वक्त मिल रही है। 272 था जो शुरुआती रुझान है, वो बता रहे हैं कि एनडीए इस वक्त 275 सीटों पर आगे चल रहे हैं। एनडीए के कैंडिडेट्स अब 296 हो गया है, 296 सीटों पर एनडीए के कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं शुरुआती रुझानों के मुताबिक। आंचल, अभी 1.5 घंटा तकरीबन हुआ है, लेकिन अब जो
मार्जिन है वो बढ़ता जा रहा है, भले ही रुझानों में, लेकिन बहुत मार्जिन हो गया। बढ़ता जा रहा है। और अजय उपाध्याय जी देखिए, मैं तो मानती हूँ मैनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड द लिप्स। आप जरा जो धारा प्रवाह में बोलते चले जाते हैं ना, दूसरे की भी सुना कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, कितने भी लोग बैठे हो, कैसे भी लोग बैठे हो, जनता इस देश की जनार्दन है और मुझे लगता है आपको उन पे भरोसा होना चाहिए। अब होगा न्याय। वाकई आज का दिन, आप जब बोलते थे 23 मई बीजेपी गई तब समझ में नहीं आ रहा था, आप जब चौकीदार चोरे तब समझ में नहीं आ रहा था। अब जनता न्याय करने जा रही है। आपका न्याय किस हद तक जनता तक पहुंचा है, आज फैसला हो जाएगा। आप मुझे ये बताइए कि अमेठी से अगर आंचल जी, आप इतना ऐसे लग रहा है जैसे आप ही जीत रही हैं। अरे आंचल जी कुछ सर, देश का लोकतंत्र जीत रहा है, हम जीत रहे हैं। जीत रही है ऐसे लग रहा है, देश जीत रहा है, लोकतंत्र जीत रहा है, लोकतंत्र के साथ जीत रही हूँ। हम लोकतंत्र के साथ हैं, जनता पर पूरा भरोसा है। अजय उपाध्याय जी, मुझे इस देश की जनता और लोकतंत्र पर विश्वास है। आज जीत भी मेरी होगी, हार भी मेरी होगी, सब कुछ मेरा होगा। मैं सिर्फ पत्रकार हूँ, अगर हिम्मत है तो जवाब सुन लीजिए। आप ही नरेश को बोल रही है, कह रही है मैं बोल रहा डाला गया है वो फ्रस्ट्रेशन। अरे तो आप चुप होंगी तब ना, आप चुप ही नहीं होती है तो मैं कैसे बोलूं? देश की जनता की जीत लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक है, जो आशीर्वाद देगी। अच्छा ठीक है, मुझे ये बता दीजिए कि अमेठी की जनता ने अमेठी की जनता ने अगर राहुल गांधी को आशीर्वाद नहीं दिया तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या कांग्रेस में आत्ममंथन की जरूरत है? क्या एक पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है? क्या राहुल गांधी को संन्यास लेने की जरूरत है? जवाब दीजिए। आंचल जी सुनिएगा जी, ये 15 प्रश्नों का उत्तर सुन लीजिएगा कि खाली प्रश्न कीजिएगा? सुनना चाहेंगी अब आप हमसे? अगर मैं राजनीति नहीं होती, रिजल्ट आने के बाद जो जनता कहेगी वो स्वीकारेंगे। ये हम लोग अहंकारी नहीं है, हम लोग शालीनता के साथ राजनीति करने वाले लोग हैं। देश की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति पूरा समर्पण और पूरा विश्वास है, हम उस विश्वास के साथ ही रहेंगे। जनता जनार्दन है, उनका जो निर्णय होगा दिल से, हृदय से, सहृदय स्वीकारेंगे और अगली रणनीति के लिए काम करेंगे। यदि जीत होगी तो सरकार में सेवा के लिए आएंगे, नहीं भी जीत होगी तो जनता के साथ रहेंगे और जनता की लड़ाई सड़कों पर लड़ेंगे। ये हमारा कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता है। जवाब नहीं मिला। हमें गुड़गांव चलना है, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमें गुड़गांव चलना होगा, इस वक्त हमें गुड़गांव चलना है। राज वर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और बहुत लोग वहां पर उनके साथ हैं। पूरी तैयारी है, देखते हैं वहां पर क्या चल रहा है। राज, क्या चल रहा है इस वक्त वहां पर, कहां पर हैं आप? बिल्कुल, देखिए हम गुरुग्राम के नया जो है गुरुग्राम एमजी रोड पर है और एमजीएफ मेट्रोपोलिस मॉल के अंदर जहां एक बड़ा स्क्रीन इंडिया न्यूज का लगा हुआ है और लोग यहां पर लगातार क्योंकि अपडेट्स देख रहे हैं। जो लोग घर पे या अपने ऑफिस पे टीवी स्क्रीन के सामने वहां तो वो देख पा रहे हैं, लेकिन जो लोग बाहर है उनके लिए यहाँ ये व्यवस्था और लोग यहाँ पर सुबह से जमे हुए हैं और जो नतीजे जो रुझान है वो यहाँ पर देख रहे हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा पर जो यहाँ स्क्रीन लगी हुई है इस पर लगातार अपडेट्स यहाँ पर लोग देख रहे हैं और कुछ लोग भी हमारे साथ हैं और उनसे भी बात करेंगे कि रुझान जो जिस तरह के आ रहे हैं, एनडीए के पक्ष में जा रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं, क्या लग रहा है? क्योंकि शुरुआत में जिस तरह के लग रहा था, जो एग्जिट पोल के जो नतीजे आए थे उसमें 300 से पार का जो आंकड़ा दिखाया गया, तो कहीं ना कहीं उसी की तरफ जो है वो एनडीए और बीजेपी जाती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोग उनसे बात कर रहे हैं। अभी लग रहा है जो जिस तरह के रुझान है 295 पर है एनडीए, तो लग रहा है कि अब 300 से पार जाएगी। हाँ, बीजेपी जीतेगी, एनडीए ही जाएगी। अभी स्टार्टिंग इतनी अच्छी हुई है, अभी तो पूरा दिन बचा हुआ है, तो अब देख लीजिए आप, रिजल्ट आपके सामने ही है, 3 गुना ऊपर चल रही है एनडीए। तो अब देखते हैं 10 बजे तक क्या होता है। कहाँ से आप? गुड़गांव से या कहीं बाहर से आए हो? मैं यूपी उत्तर प्रदेश से हूँ। तो यहाँ आप स्क्रीन पर इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं पूरे अपडेट, तो आपका इंटरेस्ट हरियाणा के रिजल्ट्स पर है या यूपी के रिजल्ट्स पर? यूपी के रिजल्ट्स। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से अभी जो आंकड़े रुझान आ रहे हैं, यूपी में भी इसी तरह से बीजेपी आगे बढ़ेगी या महागठबंधन पीछे छोड़ सकता है? तो 60+ होगा बीजेपी, महागठबंधन पीछे रहेगा वहां भी यूपी में। सुबह से ही आप देख रहे हैं यहाँ टीवी पर जो स्क्रीन रुझान आप देख रहे हैं, जिस तरह से धीरे धीरे बीजेपी कर रही है। लग रहा था शुरू में जिस तरह के एग्जिट बीजेपी एनडीए जो है वो आगे बढ़ रही है, उम्मीद थी कि उसी हिसाब से जाएंगे, उसी हिसाब से जाएंगे और आगे जाएंगे। मोदी जैसा कोई। अब रोहित, ये देखा आपने कि हरियाणा में रहकर लोगों को यूपी की उत्सुकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। एक बार फिर से सारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए, उनके क्विक रिएक्शन दे देते हैं। यूपी में सर क्या सीटें दे रहे हैं आप? बीजेपी कितनी, महागठबंधन कितनी? जिस हिसाब से रुझान दिखाई दे रहे हैं उस हिसाब से बीजेपी 50+ जा रही है। बिल्कुल, इस हिसाब से 40 से ऊपर जरूर जाएगी बीजेपी। 40 से ऊपर आपको लग रहा है बीजेपी जा रही है? कांग्रेस को
4-5 ठीक है। बीजेपी 20 से 25 के करीब में रहेगी यूपी में। बस 20 से 25, बस 20 से 25। बिल्कुल। आप पूरे अमित शाह के 74+ के प्लान पे पानी फेर रहे हैं यहाँ पे। मैं अमित शाह के 74 प्लान पे भी पानी फेर रहा हूँ, योगी जी के 85 वाले पे भी पानी फेर रहा हूँ। दोनों पे मैं बता रहा हूँ, जो वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट है आपको ये लगभग में 5 बजे के करीब में ही पता चलेगा। 5 बजे के करीब पता चलेगा। महागठबंधन अनुजात्री बाकी बचे महागठबंधन की शुरुआती रुझान जरूर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को फेवर कर रहे हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार डबल इंजन की उत्तर प्रदेश में रही है, लोग उससे संतुष्ट नहीं है। और वो जो है नतीजे अभी जब आएंगे, जब ये रुझान से सब जब नतीजे आएंगे तो निश्चित तौर से कांग्रेस के फेवर में। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत क्लियर कर दिया, 437 सीटों के ऊपर सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी लड़े हैं, तो लोकल कैंडिडेट मजबूरी है, पीएम मोदी जरूरी है और इसी के ऊपर वोट मांगे गए हैं। तो यूपी की स्थिति में जिस तरह से इन्होंने कहा कि लोकल एंटी इनकम्बेंसी हो सकता है भारी पड़ जाए, एमजीबी यानी कि महागठबंधन की तरफ मामला चला जाए। ना, बिल्कुल नहीं। शुरुआत में दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन का प्रोसेस आगे बढ़ा और ये दिखाई दिया कि महागठबंधन में सेंध लग चुका है, जातीय समीकरण टूटने लगा है और उसका फायदा निश्चित रूप से भारतीय। लेकिन सब कहते हैं मायावती अखिलेश की रैली में जनता आ रही है, जबकि इवेंट मैनेजमेंट बीजेपी की रैलियों में होता है। देखिए, यूपी में तो 50 का पार करेगा एनडीए, बहुत क्लियर है, और जनता जो है प्रधानमंत्री के लिए वोट कर रहा है। प्रधानमंत्री के लिए वोट कर रहा है, आप भी मानते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी और एनडीए को यूपी में 60 से ऊपर सीटें मिलेंगी और 60 से ऊपर 60 से ऊपर सीटें मिलेंगी और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि बहुत बुरी तरह से महागठबंधन और कांग्रेस में आपस में वोट कटा है। मतलब कांग्रेस ने, प्रियंका गांधी ने वोट काटे हैं तो महागठबंधन के काटे, बीजेपी को फायदा है। देखिए, मैं समझता हूँ बीजेपी अपनी पिछली टैली के आसपास पहुंच जाएगी, ये मेरा मानना है, और वहाँ वोट बुरी तरह बटे। और नहीं दूसरा देखिए, कुछ कोई देखिए जाति से ऊपर जाके लोगों ने वोट किया है इस बार, ये फर्क है। हमारी रिपोर्ट कहती है जाति पर ही वोट किया है, जाति के ऊपर वोट निकल गया, बहुत बड़ा सेक्शन। जाति को आप नकार नहीं सकते, लेकिन मोदी लहर है। मोदी लहर, आप इस वक्त भी माने मोदी लहर? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को तो सिरे से नकार दिया है और अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे कि 25 से 30 पे बीजेपी उत्तर प्रदेश में सिमट जाएगी। भीड़ जो आ रही थी प्रधानमंत्री की रैलियों में, बहुत अच्छा खासा फोकस था उनका, अमित शाह की रैलियों में। उस भीड़ के पीछे तो बहुत सारा एक मैनेजमेंट काम कर रहा था, दूसरे प्रदेशों से भी भीड़ लाई जा रही थी, वो भी हमने देखा है इस चुनाव में। मुझे लगता है जो ट्रेंड आ रहे हैं वो साफ दिखा रहे हैं, 55 से ज्यादा और 60 तक भी जा सकती है। सर, मैं सहमत हूँ, पर एक बात है कि जैसे हॉकी में जब हमारी टीम बाहर जाती है, अगर पाकिस्तान को हरा देती है तो मानते हैं कि हम टूर्नामेंट जीत गए, तो अगर अमेठी हार जाती है कांग्रेस तो फिर और क्या है? तो मतलब वर्ल्ड कप जीत जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप पाकिस्तान से हार गए। सुना आपने अजय उपाध्याय, अभी आपसे कमेंट लेंगे इस पर। देखिए, मैं तो आपके नेता वाले ऐप को फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि आप हमसे ज्यादा पब्लिक के बीच में गई हैं, तो शायद आपको बेहतर पता होगा कि आपके नेता ऐप ने यूपी में कितनी सीटें बीजेपी को दी। और मुझे ये लगता है कि हमारा नेता वाला ऐप दिसंबर में जो 3 राज्यों के नतीजे आए थे वो भी बड़ा क्लोज था। पहले वाले की बात बता रहा हूँ, आपको बेहतर पता होगा। अब आज अगर आप अपने वर्ड को खुद रिप्लेस करना चाहो तो आपकी कॉल है। आपकी राय ले रहे हैं? नहीं, हम तो आपकी राय ले रहे हैं। मैं आपकी रात के राय के साथ हूँ, मेरी हमारी राय के साथ है। यूपी में 30 और 50 का आंकड़ा होगा। 30 और 50 बहुत ज्यादा होगा। 30 यानी कि 30 आप दे रहे हैं बीजेपी को? हाँ, 30 बीजेपी को और 50 आप गठबंधन प्लस कांग्रेस। आप गठबंधन प्लस कांग्रेस को 50 दे रहे हैं, तो क्या फैक्टर है? आप अकेले हैं? शायद बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि 50, 60, 74 भी बोला देश रतन जी ने यूपी में। मुझे इसलिए लगता है क्योंकि देखिए, यूपी का जो इक्वेशन है वो 100% जातिगत है। उसमें थोड़ा बहुत जरूर मोदी के कारण फर्क आया है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क नहीं आता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति सदैव से जाति पर चलती रही है, आज भी चलती है और आगे भी चलेगी। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि लोग जो हैं, जब बात होती है, मैंने अपने किसी से पूछा कि तुम तो अपने ऊपर पेट्रोल डीजल डाल रहे थे और आग लगा रहे थे जब नोटबंदी हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ भी हो, अब तो मोदी को देना है, क्योंकि वो मुसलमानों को वो करता है, ठीक है, दबाता है। दूसरी तरफ जब दूसरे लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं सेम स्टाइल में कि अरे वो हम लोगों को, हमारी जातियों को, हमारे धर्म को दबाता है, इसलिए हम उधर नहीं जाएंगे। तो ये स्थितियां हैं, तो उस चीज से आप इधर नहीं जा सकते। ठीक है, हमारे साथ एक गेस्ट भी जुड़ रहे हैं, अनिमेश, और मैं बाकी गेस्ट के पास 1 मिनट में आती हूँ। हमारे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं। सीआर चौधरी साहब सेंट्रल मिनिस्टर हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा मुनि के पास चल रहे हैं। सर, अभी शुरुआती रुझान जो है वो काफी फेवरेबल दिख रहे हैं, काफी फेवरेबल दिख रहे हैं शुरुआती रुझान। सबसे पहले आपका पहला रिएक्शन इस पर सर। बिल्कुल, शुरुआती रुझान भी फेवरेबल है और आखिर में रिजल्ट भी बहुत फेवरेबल रहेंगे।
जी, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि 350 से ज्यादा एनडीए और 300 से ज्यादा बीजेपी सीट्स लेके आएगी। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पिछली बार जब 336 पूरा एनडीए जीता था, इस बार आप पिछली बार से भी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल सही है, अब ये 350 से भी ज्यादा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चौधरी साहब, सबसे बड़ी वजह क्या लगती है आपको कि पिछली बारी अगर सुनामी आई थी, इस बारी सुनामो आ रहा है, आपको लग रहा है मोदी वेव का सबसे बड़ा वन फैक्टर? बिल्कुल, मोदी जी के नाम से पूरे साउथ से लगा के नॉर्थ तक और वेस्ट से ईस्ट तक पूरे सभी जगह मोदी जी के नाम से वोट पड़ रहे हैं। चौधरी साहब, साउथ में तो कहीं है नहीं, तमिलनाडु में आपने अलायंस किया है एआईएडीएमके के साथ, और एआईएडीएमके का तो सुपड़ा साफ होता हुआ तमाम एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं। कर्नाटका के अलावा कमल कहीं खिलता हुआ साउथ में नजर नहीं आ रहा है। अब ऐसा देखिएगा, अभी रिजल्ट आने दो, अभी इनिशियल रुझान है पूरा। और विपक्ष ये कह रहा है लगातार कि अगर बीजेपी सत्ता में वापसी कर लेती है इतनी मेजॉरिटी के साथ, तो फिर ये बीजेपी और ईवीएम का गठबंधन है जो इतनी फिगर्स दिलाएगा। इनफैक्ट पहले से ही गठबंधन जो है, गठबंधन के जो पार्ट है वो यथावत रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आप मेरा सवाल समझे नहीं शायद। ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और ईवीएम का गठबंधन है, इसीलिए आप लोग जीतेंगे। ना, ये गलत। कभी ईवीएम जो है, आप देखें, इस पे कभी किसी को डाउट नहीं करना चाहिए। कारण ये है कि ईवीएम मशीन्स जो है ये वेल टेस्टिफाइड है, और जी, कारण ये है ना कि जब ये अपोजिशन की पार्टी जब ईवीएम के बाद पर सत्ता में आती है। अनिमेश पूछना चाह रहे हैं, अनिमेश चौधरी साहब से आप अगर सवाल पूछना चाह रहे हैं। चौधरी साहब, सवाल ये है कि जो आंकड़े दिख रहे हैं वो इतने आश्चर्यजनक आंकड़े भी नहीं हैं। आप एनडीए के साथ 286, 285 के आंकड़े पे, अगर पिछली बार के मैंडेट की बात करें तो एनडीए के साथ आप 316 और 318 पे थे, और जो यूपी और अदर्स का जो आंकड़ा है वो भी इतना बुरा नहीं है। तो किस दावे पे आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा मैंडेट मिल रहा है? अरे इनफैक्ट अभी मैंने बताया ना कि अभी काउंटिंग चालू है, बहुत कम समय हुआ है, और 100% हम लोग 350 के आसपास बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नहीं, राजस्थान में बीजेपी 22 सीटों से आगे चल रही है और राजस्थान क्लीन स्वीप स्टेट रही है। इस बार वसुंधरा राजे ज्यादा गुस्से में नजर आ रही थी, वो प्रचार के लिए उतरी भी नहीं, इसके बावजूद 22 सीटों पर आगे चल रही है राजस्थान में बीजेपी। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, हरियाणा में बीजेपी 9 सीटों पर आगे चल रही है। हरियाणा में अच्छा प्रदर्शन का अनुमान था, हालांकि खट्टर सरकार को लेकर लोगों के बहुत सवाल थे, इसके बावजूद हरियाणा, राजस्थान और हिंदी की जो स्टेट्स हैं, हार्टलैंड स्टेट्स हैं, हिंदी बेल्ट है, वहां पर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। चौधरी साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। चौधरी साहब, मुझे ये बताइए कि आपने साफ तौर पर कहा, ठीक है, लगता है हमारा संपर्क नहीं है, इस वक्त है हमारे साथ चौधरी साहब, आप पूछ सकती हैं सवाल। चौधरी साहब, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, आपने कहा कि सबसे बड़ा फैक्टर शुरुआत मोदी से और अंत मोदी से, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म वाला मामला है। अब की बार मोदी सरकार था, पिछली बारी 2014 में नारा, 2019 में भी नारा यही था, फिर एक बार मोदी सरकार। तो क्या सिर्फ मोदी के नाम पे ही वोट मिल रहे हैं? आपकी जो 5 साल का कार्यकाल था, अच्छे दिन लाने थे, आप भी मान रहे हैं कि उसके ऊपर लोग भरोसा भले ही जता रहे हों, लेकिन वो एक तरह से रेफरेंडम नहीं है पिछले 5 साल पे। देखिएगा, पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो योजनाएं लॉन्च की गई है और उन योजनाओं की जो क्रियान्वित हुई है, लोगों के क्रियान्वित के कारण अधिकतर जो पॉपुलेशन है और स्पेशली गरीब सेक्ट जो है उसको बहुत लाभ हुआ है, और इस कारण से इसी आधार पे हम मोदी जी के मान रहे हैं। मोदी जी ने काम किया है, मोदी जी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर है, पार्टी के हेड है, और उनके नेतृत्व में सरकार ने काम किया है, इसलिए अधिकतर लोग उनसे जुड़े हुए हैं। नहीं, लेकिन फिर एक सवाल ये भी, आप कह रहे हैं कि इतनी योजनाएं थी, इतनी योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ, उसके बाद उसके बिहाफ पर जो है वोट पड़ रहा है, लेकिन फिर सवाल ये भी है कि जब मोदी जी हर रैली में जाते हैं तो वहां पर ये क्यों कहते हैं कि आप वोट दीजिए, आप ये सोचकर वोट दीजिए कि आप मोदी को वोट दे रहे हैं? फिर कैंडिडेट को ना क्यों नहीं कहते हैं?
क्योंकि एक्चुअली में ये जो नई जो स्कीम्स है, आज पुअर ओरिएंटेड जो पुअर्स के डेवलपमेंट के लिए जो योजना लाए, वो मोदी जी की अपनी ऑन सोच है, उनका विजन है, और एक विजनरी प्राइम मिनिस्टर हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर है, और इस उनके विजन के आधार पे बिल्कुल लोगों का जुड़ाव है कि भाई मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। इस कारण से लोग और ठीक है चौधरी साहब, अच्छा चलते चलते आपको 3 योजनाएं बता दीजिए, मोदी नाम के अलावा 3 योजनाएं बता दीजिए जो आपको इस बारी चुनाव जिताएंगी। हमारे ये जो योजना है गरीब महिलाओं के लिए, जो आपका उज्ज्वला योजना थी, इसी प्रकार से सबको सौभाग्य योजना, हर घर को बिजली देना, इसी प्रकार से आपका जो जन धन योजना है, स्वच्छ भारत है, दुनिया में मुद्रा योजना है, इसी प्रकार से बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए आपका मेक इन इंडिया, इसी प्रकार से स्टार्टअप, स्टैंडअप, मुद्रा, ये सारी योजनाएं डेवलप बेरोजगार बच्चों को रोजगार के लिए भी कर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बड़ी खबर आ रही है रोज। बिल्कुल, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, और बड़ी खबर ये बता रही है कि अमित शाह गांधीनगर में बड़ी जीत की ओर इस वक्त बढ़ते हुए दिख रहे हैं। गांधीनगर में बड़ी जीत की ओर अमित शाह, पहली बार वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, और गांधीनगर सीट से उनको उतारा गया था, सेफ सीट गांधीनगर, जहां से अमित शाह इस वक्त डेब्यू है, और यही वो सीट है जहां पर आडवाणी जी का परचम लहराया, और इस बार अमित शाह जब वोट करने गए थे आडवाणी जी, तो हमने पूछा था कि वोट किसके लिए किया होगा। क्या लगता है मंडोला साहब, किसके लिए वोट किया होगा आडवाणी जी ने? पक्का गुस्से में नहीं है आडवाणी जी? नहीं, मुरली मनोहर जोशी जी से सवाल पूछा गया था कि वो कहीं विचार रहे थे, उनसे पूछा गया कि आप मोदी जी को आशीर्वाद नहीं देंगे? तो उन्होंने कहा मैं क्या आशीर्वाद, देश आशीर्वाद देगा, देश आशीर्वाद देगा जी। उन्होंने अपनी देखिए अचल जी, जब हम बात कर रहे थे कि मोदी फैक्टर ये कितने सीटें मिलेंगी, 3-4 चीजें हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी। एक, बीजेपी का करीब 40% वोट जो फिक्स रहता है, उसका फिक्स वोटर है। उसके बाद उसके पास 11 करोड़ तो वर्कर्स हैं, पार्टी वर्कर्स। फिक्स वोट 2014 से पहले नहीं था, इस पर अमित शाह ने काम किया, लगातार काम किया, 5 साल काम किया। और तीसरी बात जो ये उन्होंने घर घर तक स्कीमें पहुंचाई है। अब मुझे बताइए, हिंदू हो, मुसलमान हो, यादव हो या ब्राह्मण हो, अगर मेरे घर में गैस आती है, मेरे घर में बिजली आती है, तो मेरी माँ उसी को वोट देगी या नहीं देगी? क्योंकि कास्ट का इक्वेशन ध्रुवीकरण हो गया है। मिडिल क्लास वाले हम लोग, व्हाट्सएप वाले जो होते हैं, हमारे माता पिता भी, जिनको दुनिया जान की बातें बोली जाती है, ये अलग है, लेकिन लास्ट माइल डिलीवरी मोदी सरकार लगातार कहती है, करोड़ों लोगों की हुई है, करोड़ों लोगों की डिलीवरी, उसको क्या लेना है बड़े लोगों से, बड़ी चीजों से? जब तक उज्ज्वला जैसा गैस मिल रहा है लोगों को, उसको क्या लेना देना है? ये मिल रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है कौन कैंडिडेट? देखिए अचल, मुझे ऐसा लगता है कि जब ये उज्ज्वला योजना आई थी, इसके पीछे पार्टी के लिए एक उज्ज्वल भविष्य की कामना थी, इसलिए उज्ज्वला योजना आचल मैं सारा मिला जुला कहूंगा, यूपी के हद तक केंद्रित न करते हुए मेरा ये मानना है कि अगर ये स्पष्ट बहुमत वाली सरकार आती है तो ये लोकतंत्र के लिए बेहतर होगा, क्योंकि आज लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे बड़ा दिन है, और आज के दिन अगर स्पष्ट बहुमत वाली सरकार आती है तो देश के लिए मजबूती होगी, और ये सरकार अपनी पिछली भूलों को भूलते हुए मुझे ऐसा लगता है कि देश के विकास एक और बड़ी खबर आ रही है, पुरी से संबित पात्रा पीछे चल रहे हैं। बीजेपी संबित पात्रा पीछे चल रहे हैं, फायर ब्रांड प्रवक्ता पीछे चल रहे हैं, पूरी से संबित पात्रा पीछे चल रहे हैं। हम उज्ज्वला योजना की बात कर रहे थे, वो जिस घर में चूल्हे पे खाना खा के आए थे, वहाँ पर गैस था, लेकिन महिला पकाती नहीं थी, टेस्ट में पता चला। बहुत बड़ा नीति ये क्या हो गया? संबित पात्रा तो हम सोच रहे थे अगर बाई चांस जीत जाते हैं तो ब्लू आई बॉय माने जाते हैं अमित शाह और मोदी के, अच्छा खासा उनको मंत्रालय का चांस है, वो तो पीछे चल रहे हैं। नीति, आर यू देयर? वी वांट योर रिएक्शन। ठीक है, नीति नहीं है। देश रतन जी, संबित पात्रा पूरी पीछे कहाँ को? वो मतलब संसद की तरफ वो दिल्ली आके पार्लियामेंट में बैठेंगे। नहीं, पर आचल मैं ये कहूंगा कि ये टीवी का चेहरे चमक से और जमीनी सच्चाई जो है, मतलब अब लोगों को चाहिए, इस देश की जनता को, कि जमीन पर क्या हो रहा है। जो अभी बात हो रही थी, अब लोग जमीन पर देखने लगे हैं कि क्या भ्रष्टाचार नहीं हुआ 5 साल, ये चीजें। तो संबित पात्रा यदि पीछे चल रहे हैं तो ये एक बहुत बढ़िया संकेत है कि सिर्फ आप चमक दमक से इन चीजों से नहीं ला सकते। उर्मिला मातोंडकर आप दिखा रहे हैं पीछे चल रही है,
है ना। लेकिन हंसराज हंस आगे चल रहे हैं, दिल्ली से हंसराज हंस आगे चल रहे हैं, दिल्ली के भी रुझान आने शुरू हो गए हैं। पता था कि 1971 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी, उनको यही नहीं पता था बांग्लादेश कैसे बना। ठीक आ गए, गाने गा के भजन गा के वोट कर रहे थे। तो मुझे लगता है ये लोकतंत्र के लिए, हमारे लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसे लोगों को पैराशूट उम्मीदवारों को उतार दिया जाता है चुनाव के दौरान। इस बार बहुत सी सीटों पर ऐसा हुआ कि पैराशूट कैंडिडेट उतारे गए। अखिलेश यादव पीछे चल रहे थे, लोग उस भ्रम में आ जाते हैं। मंडोला आजमगढ़ में पैराशूट कैंडिडेट उतारा गया। सेलिब्रिटी ले आते हैं। देखिए चुनाव, कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ी। भी सेलिब्रिटी नहीं, सुनिए, नहीं वो सेलिब्रिटी बन गए थे, वो इतने सेलिब्रिटी बन गए थे कि उनकी ज्यादा चर्चा होने लगी चौरों के मुकाबले। मैं ये कह रहा हूँ कि ये चुनाव ना तो बीजेपी लड़ रही है ना कांग्रेस लड़ रही है। और इस वक्त ओडिशा विधानसभा चुनाव के रुझान भी आने शुरू हो गए हैं। बीजेपी 2 सीट पर और बीजेडी 5 सीट पर आगे चल रही है जी। इसके अलावा हंसराज हंस आपको बता दें 11,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। अब ये बहुत दिलचस्प है रोहित, क्योंकि उड़ीसा एक ऐसी जगह है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये 2 जगह है जहां पर बीजेपी भरपाई करने की कोशिश करेगी जो उसको नॉर्थ में, खासतौर से यूपी में नुकसान हो सकते हैं। यहाँ पे भरोसा भी बहुत है बीजेपी को। बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर स्टेट असेंबली के भी इलेक्शन है, बिल्कुल उसी के रुझान आ रहे हैं। ये पहली बार होगा ऐसा, क्योंकि जो एग्जिट पोल्स आ रहे थे कम से कम वो इंडिकेट कर रहे थे कि वहां पर नवीन पटनायक जीतेंगे, यानी सीएम नवीन पटनायक और पीएम मोदी, लोगों ने मन बना लिया है। ऑल्दो हमारी इलेक्टोरल हिस्ट्री में ऐसे बहुत कम मौके आए हैं जहां पर राज्य सरकार के लिए अलग वोट चलता हो और इलेक्टोरल ट्रेंड के मुताबिक देश के लिए अलग चलता हो। सर कोई कमेंट? शाजिया इल्मी इस वक्त आ गई है हमारे साथ, बीजेपी स्पोक्स पर्सन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। शाजिया जी, सबसे पहले सवाल मेरा संबित पात्रा को लेकर है। हालांकि ओवरऑल तो है, अभी शुरुआती तौर पर आप दिख रहे हैं आगे, जो शुरुआती रुझान बता रहे हैं 300 क्रॉस कर गया है, लेकिन संबित पात्रा जो कि अक्सर डिबेट्स में और चैनल्स में नजर आते थे, उनको मौका इस बार दिया गया, लेकिन फिलहाल इनिशियली जो रुझान आ रहा है उसमें पीछे चल रहे हैं वो। नमस्कार और आदाब। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा दिन है और एक बहुत ही शानदार शुरुआत है, और मुझे लगता है संबित की आप बात कर रहे हैं खास तौर से, अभी मुझे लगता है कि संबित पछाड़ेंगे और बहुत अच्छी उन्होंने फाइट दी है और मुझे लगता है वो बिल्कुल जीतेंगे और मैं मेरी बेस्ट विशेष है उनके लिए। उड़ीसा में बहुत ही जमकर लड़ाई हुई है और उड़ीसा में हम खास तौर से बहुत अच्छे सरप्राइजेस देखने को लेकर मुंतजर हैं और हमें लगता है कि काफी अच्छी सीट्स वहां पे आएंगी और काफी बड़े तौर पर हमें लगता है कि हमारी बढ़त होगी वहाँ पे। और मुझे लगता है पटनायक के साथ आपकी इक्वेशन, जब राज्यसभा में जरूरत पड़े तो उनसे सपोर्ट ले लिया, अगर वहां पर फानी तूफान आ रहा है तो उनकी तारीफ कर दी, लेकिन उसके बाद आपकी जो वहां पे ही आपका कमल खिलाने का प्लान है, जो कि नवीन पटनायक अच्छे खासे नेता, पिछले 20 साल से वहां की राजनीति में बहुत सक्रिय, सब समझते हैं आपको, तो ये जो टैक्टिकल अलायंस है बिहाइंड द सीन्स चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ आप कमल खिलाने की भी कोशिश कर रहे हैं वहां पर। नहीं, देखिए भाजपा ने बहुत ही साफ तौर पर कहा है कि हम पूरी तरह से जानते हैं कि हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, पूरे एनडीए को, जाहिर सी बात है क्योंकि सिर्फ भाजपा अपने दम पर काफी है। एनडीए के साथ हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, हमारा ये संकल्प है और उसके बाद भी अगर कोई भी हमारे साथ आना चाहता है तो उसके दरवाजे खुले हैं। और मुझे लगता है नवीन पटनायक जी, मैं कोई अटकलें लगाना नहीं चाहती, मुझे लगता नहीं हमें एक जरूरत पड़ रही है और पिछली बार भी आपको याद होगा बिल्कुल शानदार मेजॉरिटी के बावजूद गठबंधन के धर्म को हमने निभाया। गठबंधन के सारे साथी हमारे मंत्रिमंडल में मौजूद थे, चाहे वो छोटे दल हो जैसे कि अपना दल हो या फिर बड़े दल हो, उनको सबको बराबरी की जगह मिली, चाहे अकाली दल हो चाहे शिवसेना हो मंत्रिमंडल में। हालांकि बीजेपी अपने आप में शानदार मेजॉरिटी के साथ 272 के को पार करके आई थी। वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह जी जुड़ रहे हैं, साथ के साथ हमारे साथ अजय उपाध्याय लगातार जुड़े। वशिष्ठ जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले अजय उपाध्याय क्विक रिएक्शन। यहाँ पर शाजिया बात कर रही थी कि किस तरह से अलायंस को साथ लेकर चलने की बात कर रही थी वो। अजय उपाध्याय, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है कि चाहे बिहार के अंदर आपकी महागठबंधन की अनाउंसमेंट लेट हुई, एनसीपी और कर्नाटका को अगर छोड़ दिया जाए, और कर्नाटका में भी बात आया जा रहा है जेडीएस और कांग्रेस के कैडर्स आपस में घुल मिलकर काम नहीं कर रहे हैं, आपके अलायंसेस जो हैं आप लेकर साथ नहीं चले। आप बीजेपी का केस देखिए, शिवसेना हर रोज गलियाती थी सामना में, उनके साथ अलायंस किया, क्या क्या नहीं हुआ जेडीयू और बीजेपी के बीच में, फिर भी उनको साथ लेकर आए।
कांग्रेस का जो मन है वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया 3 राज्यों की जीत के बाद। अखिलेश यादव ने तो आपके ऊपर आरोप लगाया कि आपने एसपी और बीएसपी के साथ आने की कोशिश तक नहीं की। नहीं अंचल जी, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में हमें ग्रांड अलायंस बनाना चाहिए था। कहीं ना कहीं वो गलती हमारी और सबों की है, सामूहिक। लेकिन आप देखिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगातार भाजपा के ही लोगों ने छोड़ा, टीडीपी छोड़ा, पीडीपी छोड़ा, शिवसेना में विवाद रहा। बिहार की बात आप कर रही थी, आरएलएसपी कहां थी, सरकार में होते हुए बाहर आ गई और हमारे साथ आई। मांझी जी कहां थे, हमारे साथ आ गए। तो ये नहीं है कि कितना किसका बड़ा दिल है, हम समझते हैं। एक बात आपसे मैं जरूर कहना चाहूंगा, आपके साथी कई लोगों ने कहा कि मोदी जी की जीत है और उनकी योजनाओं की जीत है। यदि वाकई योजनाओं की जीत है तो तेलंगाना, आंध्रा में क्या वो योजना नहीं पहुंची? क्या उड़ीसा में नहीं पहुंची? क्या साउथ के कर्नाटका, तमिलनाडु में वो योजना मोदी जी की नहीं पहुंची? या मोदी जी की जीत नहीं है? मैं मानता हूं सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया में अंतिम रिजल्ट भी रहे हैं और किनके कारण किसकी जीत और किसकी हार हुई है। 2 घंटे बाद जरूर इसका विश्लेषण आप भी करेंगी, पूरा देश करेगा और हम लोग भी करेंगे। ठीक है, वायनाड में राहुल गांधी के जाने से आपको फायदा हुआ है, एग्जिट पोल्स भी इंडिकेट कर रहे हैं अजय उपाध्याय। और हो सकता है अगर सिर्फ साउथ में चुनाव होते तो प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट होते आपके राहुल गांधी। लेकिन वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वशिष्ठ जी, हाल फिलहाल में हमने देखा नीतीश कुमार जी इकट्ठे मंच पर भी नजर आते हैं मोदी जी के, लेकिन जब वोट डाल के आते हैं सबसे पहले प्रज्ञा ठाकुर को लेकर सवाल उठाते हैं। दूसरी बात कहते हैं इतने लंबे चुनाव नहीं होने चाहिए थे। तो बिहार में स्टेट असेंबली के भी इलेक्शन है, मन ही मन जेडीयू चाहेगी कि बीजेपी अपने बूते बहुत अच्छे नंबर्स लेके आए, क्योंकि आपकी बार्गेनिंग पोजीशन फिर कम हो जाएगी। हैं कि हमारा इसके पहले भी स्वाभाविक रूप से हमारा गठबंधन था और अभी गठबंधन हुआ है और हमने गठबंधन धर्म का निर्वाह किया है। और बिहार में मोदी जी का व्यक्तित्व और नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व और काम बहुत बड़े पैमाने पर काम किया। और हम तो दूसरे चरण से, खुद आपके चैनल पर मैंने कहा था कि ये लहर को लोग पहचान नहीं रहे हैं। बिहार में लहर है और मोदी जी की जो जनसभाएं हुई थी और नीतीश जी ने जो 171 जनसभाएं की थी उसका असर पड़ा है। और बिहार में तो खास तौर पर जो जमीनी हकीकत है वो दिखाई पड़ा है। और ग्राउंड लेवल पर बिहार में जो काम हुआ है, न्याय के साथ विकास, सबका विकास, इसका असर आपको रिजल्ट पर भी दिखाई पड़ रहा है। और इसके साथ भी जो महागठबंधन के लोग थे वो निगेटिव प्रचार में लगे हुए थे और निगेटिव प्रचार का असर कभी नहीं होता है। और वही कारण है कि आज महागठबंधन अधिकतर सीटों पर हारता हुआ दिख रहा है। तो हमारा आकलन और हमारा जो इंफॉर्मेशन था वो 100 में 100% सही हो रहा है। और इसलिए बिहार की जनता को हम बधाई देते हैं कि उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में आस्था दिखाया। यानी कि सर बधाई बहुत जल्दी दे रहे हैं आप वशिष्ठ जी। लेकिन कुछ क्षणों के लिए रुकिए, अजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय उपाध्याय, क्या लालू को आपने मिस किया इन चुनावों के दौरान? और क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी जो है उस मैंटल को, उस टॉर्च को संभाल नहीं पाए, उस लालटेन को बल्कि कहूंगी संभाल नहीं पाए जो लालू ने उनके हाथ में धरी थी? अंचल जी, ये बात तो सच्चाई है कि लालू जी यदि बाहर होते और जिस तरह से उन पर जो चीजें चली हैं नहीं होती तो बिहार में क्या पूरे देश में उनकी अपनी एक छवि और उनकी अपनी एक वोट बैंक है, पहचान है। तो उनके वोटर को, उनके सपोर्टर को निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनकी पहचान को तो राहुल गांधी ने वो जब पर्चा फाड़ा था ना कैबिनेट डिसीजन का, ग्राउंड में रियलिटी है वो राहुल गांधी ने अपने नंबर बढ़ाने के लिए जो कैबिनेट का निर्णय था उस वक्त, वो दागी लोगों को ही लेकर था, दागी पार्लियामेंटेरियंस को लेकर था, जिसको फाड़ा था उन्होंने, याद है आपको? आंचल जी लोकतंत्र जी, आंचल जी, लेकिन क्या वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में राहुल जी ने जो काम किया, आज जो भी है, हम तो प्रयास करते हैं कि सच का सच और झूठ का झूठ सामने आए, सत्य की राह पर देश चले,
और कहीं न कहीं कानून और नियम और कायदे कानून चले, न्याय के साथ हो। रोहित तो अलग मुद्दा है राहुल जो आपने प्रश्न पूछा, उन प्रश्नों का मैंने जवाब दिया। ग्राउंड रियलिटी जो हो रहा है लालू जी के साथ जो हो रहा है, वो जो किया है उसी का नतीजा हो रहा है, शायद यही वजह है। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, एक चीज और नहीं, वो उनका नहीं। देखिए, एक हमने एक कानून प्रक्रिया की बात की थी रोहित जी, हमने कानून प्रक्रिया की कानूनी बात की प्रक्रिया थी, चलने दीजिए। और हमारा आज भी मानना है कि कानूनी रूप में खुशी सबके लिए अच्छा, ये बस बता दीजिए एक लाइन में, जो बात है कि उसकी सिंपैथी लेने की कोशिश नहीं की। आपकी जो अर्थमेटिक है उस पर मोदी और नीतीश की केमिस्ट्री बिहार में भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। इसकी बड़ी वजह ये भी है कि फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज होता है, उनका गठबंधन पहले हो गया, आपने लेट अनाउंस किया, उसके बाद भी जीतन मांझी, बहुत सारी चीजें हुई, उसके बाद हमने देखा बहुत कुछ चलता रहा। ये लेट लतीफी का खामियाजा बिहार में भुगतना पड़ सकता है महागठबंधन को। जरूर। हाँ, आंचल जी, यदि जो रिजल्ट आप दिखा रही है यदि ये आता है, अगर सर हम रुझान कह रहे हैं, रिजल्ट आप कह रहे हैं, आत्मावलोकन हम करेंगे, इस पर विचार भी करेंगे कि कौन कौन से मुद्दे इसके अलावे भी रहे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही मुद्दे हैं। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स क्यों इतनी चेंज हुई, नॉर्थ इंडिया में वो कौन से फैक्टर रहे, भाजपा कहां गई। यदि विकास के मुद्दे यदि सिर्फ होते तो दक्षिण भारत में भी मोदी जी का विकास दिखता और उस पर वोट मिलते। नॉर्थ इंडिया, बिहार, यूपी और देख रही हूँ, और उसमें गिरिराज सिंह आगे चल रहे हैं। वशिष्ठ जी, वंदे मातरम को लेकर नीतीश कुमार ने कहा, अब गिरिराज सिंह और बड़ी खबर है, में लोगों को पाकिस्तान जाने की बात कर देते हैं, बात बात पे पाकिस्तान भेज देते हैं। गिरिराज सिंह तो आगे चल रहे हैं बेगूसराय से, तो गिरिराज सिंह जैसे लोगों को आप क्या कहेंगे? सिंह एनडीए के पार्ट है, और देखिए कभी कभी किसी की थिंकिंग को, किसी प्रोसेस को हम एज ए होल कॉम्प्रिहेंसिव रूप से प्रचार करते हैं। इसलिए जो कुछ भी गिरिराज सिंह ने, हम एनडीए के कार्यक्रम और इसके आधार पर दिए हैं। हमने बिहार में समावेशी विकास और गवर्नेंस के कार्यक्रम को दिया, महत्व दिया, इसलिए रिजल्ट उसके अनुरूप होगा। और हम मानते हैं कि ये हमारी जो सूचना थी, हमने जो काम किया था, जनता ने उसको स्वीकार किया है और जनता उसके अनुसार मैंडेट देने का काम किया। अच्छा वशिष्ठ जी, एक सवाल और, आरजेडी ने, आपको लगता है कि लालू यादव जेल में इसका एक सिंपैथी फैक्टर लेने की कोशिश की? क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मीसा भारती जब अपना नामांकन दाखिल करने गई थी आंचल, तो हाथ में लालू यादव की एक बड़ी सी तस्वीर लेके ऐसे उन्होंने नामांकन दाखिल किया, फोटो खिंचवा के बकायदा। तो क्या आपको लग रहा है कि वो सिंपैथी फैक्टर गेन करने की कोशिश की, लेकिन वो सिंपैथी कार्ड चला नहीं? देखिए नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों ने आकलन गलत किया। देखिए सबसे बड़ा बात था कि गठबंधन बेमेल हुआ, और दूसरा ये यदि लालू जी बाहर भी रहते तो उसका फायदा नहीं बनता, बल्कि लालू जी जेल में थे और यही कारण था कि फोटो लेकर के सहानुभूति अर्जित करने के लिए फोटो को दिखाया जा रहा था। किसी भी परिस्थिति में यही रिजल्ट होना था जो हो रहा है। ठीक है, अभी किसी भी परिस्थिति में यही रिजल्ट, पटाखे फटने शुरू हो गए हैं। पीसीआर प्लीज बताएं ये कहाँ की तस्वीरें हैं कि पटाखे अभी से फटने शुरू हो गए हैं? अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, अभी सुबह के 10 बजने वाले हैं और पटाखे पहले से फटने शुरू हो गए हैं। खुशी का इजहार हो रहा है। शाजिया इल्मी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, और एक बड़ी खबर रोहित जो हम देख रहे थे अपने दर्शकों के लिए बता बीजेपी ऑफिस दिल्ली, ये बीजेपी दफ्तर दिल्ली की जो आलीशान बीजेपी का दफ्तर बना है उसके बाहर की तस्वीरें जहां पर पटाखे फटने शुरू हो गए। वैसे ऊपर से यही कहा गया था पटाखे और मिठाइयों पे पहले जोर नहीं, नतीजे आने दीजिए, कुछ का कुछ भी हो सकता है। हमने दिल्ली में देखा था जिस तरह से पहले बीजेपी जीत रही थी, फिर 67 पे आम आदमी पार्टी पहुंच गई थी, शाम को 6 बजे जाके स्थिति साफ हुई थी। ये तस्वीरें आ रही है। लेकिन शादिया क्योंकि अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आई थी कि प्रज्ञा ठाकुर 20,000 वोटों से दिग्विजय सिंह से भोपाल से आगे चल रही है। शाजिया एक लाइन में जवाब दीजिएगा, क्या आपको शर्म नहीं आएगी कि प्रज्ञा ठाकुर जैसी व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के 130 करोड़ की जनता के लिए कानून बनाए जिसकी सोच इतनी घटिया हो? जनता जला देना मैडम, चुप भेज रही है। मुझे लगता है हमारे भाजपा के जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, हमारे उम्मीदवार हैं, वो मोदी के नाम पर, सुशासन के नाम पर, विकास के नाम पर आगे बढ़ रहे हैं। एक एजेंडा है देश में पहली बार, और जो भी वोट डाल रहा है वो एक मजबूत भारत के लिए, एक सशक्त भारत के लिए,
एक निर्णायक नेतृत्व के लिए वोट दे रहा है। साध्वी प्रज्ञा भी हमारी एक कैंडिडेट है। उन्होंने कुछ बातें कही जिससे सबको एतराज हुआ और सही तौर पर एतराज हुआ और मोदी जी ने उन पर कार्रवाई क्या हुई अब तक? 21 घंटे के मौन व्रत के अलावा जो उन्होंने कहा कि मैं पश्चाताप कर रही हूं खुद, उसके अलावा क्या कार्रवाई हुई? उनको शो कॉज नोटिस दिया गया, उन्होंने क्षमा मांगी, उन्होंने बाकायदा मोदी जी ने बयान दिया कि इस तरह की बात को वो माफ नहीं कर सकते, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इस बात को बहुत ही साफ तौर पर सबको कहा गया। आपको लगता है काफी है? बात हो गई है, लेकिन ओवरऑल जो आप थीम देख रहे हैं, अगर आप बात करना नहीं चाहती है बोलिए। चुनाव में जो अक्रॉस सारे प्रदेश हैं, नहीं मुझे लगता है नहीं, मैंने तो बहुत ही तफसील से बात की। और बात कर सकती हूँ भाई मेरे, जितनी बात चाहोगे उतनी कर दूंगी, बड़े तफसील से विस्तार से बोलूंगी। अगर आप साध्वी प्रज्ञा के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं साफ तौर पर कह दूंगी। और आपको नहीं लगता है कि प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ अगर आप एक सीट फोरगो कर दें, कैंडिडेट रद्द कर दें, उनको बर्खास्त कर दें, क्या दिक्कत है? उसको लेकर प्रधानमंत्री लोगों का क्या मतलब है? आपको नहीं लगा कि वो आपत्तिजनक था? पूरी की पूरी भारतीय जनता आपको नहीं लगता शाहजेल में कि वो आपत्तिजनक था? प्यार किया और सबको लगा। अरे मैं तो अपनी पार्टी की बात कर रही हूँ ना, मैं भी पार्टी का हिस्सा हूँ, पार्टी के ऑफिस में बैठी हूँ ना भाई मेरे, और कहाँ बैठी हूँ मैं? अलग से कोई बात कह दूंगी अपनी? तो मैं कह रही हूँ हमारी पार्टी ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने इसको लेकर एक बहुत ही कड़ा रुख इख्तियार किया है। शो कॉज नोटिस उनको दिया गया, उन्होंने माफी मांगी, ठीक है। उसके बाद वो शांत बिल्कुल बैठी। प्रधानमंत्री ठीक है, शाजिया आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मंत्री चेतन चौहान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। चेतन चौहान जुड़ रहे हैं, पूर्व क्रिकेटर भी हैं चेतन चौहान। चेतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। और यूपी में आपको क्या लग रहा है, क्या फिगर्स आ रही है, आपको क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी देखिए, नतीजे जो आए जा रहे हैं, संख्या बढ़ते चले जा रही है और जैसा हम लोगों ने पहले भी कहा था, जो सीटें जो पहले आएंगी, जो संख्या पहले थी वो उतने ही मिलेंगे, कोई कम होने वाले नहीं है। यानी कि आप कह रहे हैं कि पिछली बार बीजेपी 71 जैसा कि रुझान भी आए